हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ थी, स्कैम था। तो ये है आपके लिए स्कैम जो है पंजाब नेशनल बैंक का है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या स्कैम्स हुए थे, कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी टीम्स इसमें इन्वॉल्व थी और आखिर क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ इसमें हुई थी। तो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये स्कैम है वो पीएनबी का है, तो जिसे आप जानते होंगे इंडिया पंजाब नेशनल बैंक। ओके, द सेकंड बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर टर्न्ड द कंट्री फाइनेंशियल सेक्टर व्हेन इट अनाउंस्ड इट हैड डिस्कवर्ड फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वर्थ 2 बिलियन एट अ सिंगल ब्रांच इन मुंबई। तो जो ये केस स्टडी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। जो ये केस स्टडी है ये पंजाब नेशनल बैंक है, जो आपका पता होगा कि वो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर्स बैंक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर में, यहाँ पे जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हुई थी अराउंड 2 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, और वो भी एट अ सिंगल ओनली एक ही ब्रांच से, मतलब मुंबई का एक पीएनबी का ब्रांच है, वहाँ सिर्फ एक ब्रांच से इतने सारे अमाउंट जो है ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो आइए जानते क्या ट्रांजैक्शंस हुई थी इनमें। तो ये ग्रेट इंडियन बैंक रॉबरी था। आखिर इसमें एक ऐसा सिर्फ पीएनबी का ही नाम क्यों आया, ये जानते हैं। तो बेसिकली इस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में एसबीआई की इन्वॉल्वमेंट जो थी 15 थी, जो कि अराउंड ज्वेल्स में थी, बाय जेम्स ज्वेल्स में इतने अमाउंट था। और अगर अमाउंट में आप करोड़ में दोगे तो 410 करोड़ का जो मनी था वो एसबीआई से इन्वॉल्व था इन केस में। पीएनबी से अराउंड 1790। तो आपको इस ग्राफ से इमेजिन होता होगा कि कितना लार्ज अमाउंट में सिर्फ पीएनबी ने जो है ट्रांजैक्शंस की थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी था अराउंड 309 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 243 करोड़ एंड 26 अदर बैंक्स भी जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ट्रांजैक्शंस की थी 2248 करोड़ का। ओके, तो टोटल मिला के 5000 करोड़ का फ्रॉडलेंट जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन बैंक्स में कितने सारे बैंक रॉबरीज जैसे केसेस हुए हैं, बट पीएनबी में सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व था। तो आप जान रहे हैं कि इसमें सिर्फ 5000 जो ये डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है वो इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि आप इमेजिन कर सको कि देखिए आपको किस तरह सिर्फ लार्ज अमाउंट में पीएनबी में, इसीलिए इसे लार्ज सेक्टर बैंक भी कहा गया। और लार्ज सेक्टर बैंक के से ही देखिए कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रॉबरी केस हुआ है। ठीक है, एसबीआई में उतना केस कम है, बट लेकिन 410 करोड़ अमाउंट कम नहीं होता। ओके, तो ये आपको रॉबरी केस के बारे में बताया है किन बैंक्स में कितना केसेस है। ठीक है, तो हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग वापस आते हैं हम अपने केस पर, यानी फ्रॉडलेंट जो हमारा पीएनबी में हुआ था। So what is the fraud allegation about? Okay. On 29 January, a PNB official from Mumbai filed a criminal complaint with India Federal Investigative Agency against 3 companies and 4 people. तो जो ये केस स्टडी है तो उसमें क्या हुआ, 29 जनवरी को जो पीएनबी के ऑफिशियल्स है उन्होंने मुंबई में एक कंप्लेंट फाइल की। ओके, किसके अगेंस्ट? 3 कंपनीज के अगेंस्ट और 4 पीपल्स के अगेंस्ट इन्होंने केस डाला। The bank allied 2 junior employees at the Mumbai branch had helped the companies and people managing them get fake letters of undertaking. तो इन इन्वेस्टिगेशंस ये पता चला कि इसमें जो मुंबई के ब्रांच के 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं, 2 जूनियर एम्प्लॉयज़, वो इन्वॉल्व थे कंपनीज़ और उन लोगों की मदद करने में। कौन सी मदद? LOU को फेक, यानी फेक LOU बनाने में उन्होंने मदद की। Based on the complaint, the Central Bureau of Investigation registered a preliminary case against the companies and the people on 31st Jan. तो इसी कंप्लेंट के बेस्ड के ऊपर सीबीआई ने क्या किया, 31 जैन को उन सभी के अगेंस्ट, ठीक है, केस को रजिस्टर्ड किया उन कंपनीज और उन लोगों के खिलाफ। PNB said it had discovered fraudulent and unauthorized transactions totaling 11,400 crore at the Mumbai branch. तो पीएनबी ने बताया कि फ्रॉडलेंट अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस की गई अराउंड
11,400 करोड़ का सिर्फ एक मुंबई की ब्रांच से। ओके, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे पता चला। तो PNB says that on 16 January the accused firm presented a set of import documents to the Mumbai branch and requested buyer credit to pay overseas supplier। तो देखिए, इससे आपको पता चल रहा होगा क्या हुआ, मैं बताती हूँ आपको। PNB कहता है कि 16 जनवरी को उस आरोपी कंपनी ने मुंबई ब्रांच में कुछ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जमा किए और बायर्स क्रेडिट की रिक्वेस्ट की ताकि वो ओवरसीज सप्लायर्स को पेमेंट कर सके, राइट। Since they had no pre-arranged credit limit, the branch official asked the companies to put down the all amount as collateral so the bank could issue LOU to authorize the credit। तो क्योंकि उसके पास कोई प्री अरेंज क्रेडिट लिमिट नहीं थी, ब्रांच ऑफिसर ने कंपनी से कहा कि वो पूरा अमाउंट कोलेट्रल के तौर पर जमा करे ताकि LOU इशू कर सके और क्रेडिट ऑथराइज हो सके। तो अगर आप कुछ लोगों को अगर LOU नहीं पता होगा तो मैं आपको LOU बता देती हूँ कि LOU होता क्या है। तो अगर एक इंडियन कंपनी किसी ओवरसीज सप्लायर से माल लेती है और उसको तुरंत पैसा नहीं देना चाहती तो वो अपने बैंक से कहती है कि एक गारंटी दो कि हम फ्यूचर में पैसा चुका देंगे। तब बैंक एक LOU इशू करता है जो बेसिकली ये कहता है कि जैसे आप, राइट, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे आप यानी फॉरेन बैंक या सप्लायर इस कंपनी को माल दे दो, अगर ये पैसा नहीं चुका सकती या नहीं चुकाती तो हम यानी बैंक ये पैसे देंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है LOU। When the firms argued that they had used such facilities in the past without keeping any money on margin, PNB scanned through records and found no trace of any transaction according to the bank's account। तो जब फर्म्स ने आर्ग्यू किया ऑफिसर से तो उन्होंने साथ में फर्म्स ने ये बताया कि उन्होंने इससे पहले भी ऐसी फैसिलिटीज़ ली है पर लेकिन उसमें कोई भी मार्जिन अमाउंट उन्होंने नहीं रखा है, यानी LOU जैसी जो फैसिलिटीज़ उन्होंने पहले भी ली थी बट लेकिन जो उन्हें कोलेट्रल के रूप में अमाउंट बोल रहे हैं वो ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं करा, ठीक है। तो जब PNB ने इस रिकॉर्ड्स को स्कैन किया, ट्रेस किया इस ट्रांजैक्शन को, तो पता चला कि बैंक अकाउंट से ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हुई ही नहीं है, यानी कि ये फैसिलिटीज़ नहीं ली गई है इनके द्वारा। So is then found that 2 junior employees had issued LOU on the Swift interbank messaging system without entering the transaction on the bank's own system। Such transaction went on 4 years without detection। तो ये हुआ ये कि इसमें 2 जो जूनियर एम्प्लॉयज़ थे वो इन्वॉल्व थे, वो इशू करते थे LOU थ्रू द स्विफ्ट इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें उन्होंने ट्रांजेक्शन्स को एंटर नहीं करते थे, वो खुद के बैंकिंग सिस्टम में, यानी बैंकिंग के सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। और सच ट्रांजैक्शन वेंट ऑन फॉर ईयर्स, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन काफ़ी सालों से चली आ रही थी विदाउट डिटेक्शन, इस ऐसे ट्रांजैक्शन किसी ने डिटेक्ट किया ही नहीं था, ठीक है। तो की एक्यूज पर्सन इन PNB स्कैम, तो बेसिकली ये 3 जो पर्सन्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली ये इन्वॉल्व थे इन स्कैम्स में। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। मैं नंबरिंग मेंशन कर देती हूँ, बाकी मैं आगे आपको बताऊँगी कि है कौन, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखते हैं आपको कितनी फाइनेंशियल नॉलेज है स्कैम्स की, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की जो हमारी इकोनॉमिक्स में चल रही थी, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा इनके नेम्स, फिर हम देखते हैं और फिर हम उन्हें रिप्लाई करेंगे कि किनका आंसर सही है। सो नाउ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा PNB का स्कैम्स, जो कि था हमारा 11,400 करोड़ का इंपोर्ट क्रेडिट पॉन्जी या फिर इससे भी ज़्यादा। तो आगे जानते हैं आखिर क्या इसमें। इसमें पहला जो नेम आता है वो आता है हमारा नीरव मोदी, यानी ये जो नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है PNB स्कैम्स में। तो कैसे इसका पर्दाफाश किया गया, कैसे ये जो केस है वो आया सामने, तो जानते हैं। तो ज्वेलर नीरव मोदी wants to import diamonds to design high-end collection. He approaches PNB and asks for a letter of undertaking। तो जो नीरव मोदी थे उन्होंने क्या कहा कि वो चाहते थे इंपोर्ट करना डायमंड्स के डिज़ाइंस को
हाई एंड कलेक्शंस में। तो उन्होंने पीएनबी को अप्रोच किया, आज उनसे बोला कि उन्हें क्या इशू किया जाए, एलओयू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने मेंशन भी कर दिया कि एलओयू होता क्या है, और जैसे मैंने आपको आगे समझाया भी कि एलओयू क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन से याद करनी है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ, बाकी मैंने आपको समझा पहले दिया था। एलओयू इज अ बैंक गारंटी दैट अलाउज द कस्टमर टू रेज मनी फ्रॉम अनदर बैंक फॉरेन ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन, राइट। सो ये मैंने कैसे वर्क करता है ये भी बता दिया है, जैसे कि एलओयू वर्क कैसे करती है। इट इनेबल्स द पेमेंट ऑफ द कस्टमर ऑफ श्योर सप्लायर इन फॉरेन करेंसी इफ द इम्पोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट द बैंक ओनर्स द कमिटमेंट। तो मैंने वही बताया कि अगर जो इम्पोर्टर है अगर वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो जो अमाउंट है वो कौन पे करता है, बैंक पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द बोरोवर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग यानी गारंटी ली होती है उस चीज़ की। तो व्हाट इज़ शिफ्ट, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई थी, शिफ्ट है क्या? इट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क फॉर सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ कोड्स। तो शिफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो सिक्योरली क्या ट्रांसमिटिंग करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, किसके थ्रू, सिस्टम ऑफ कोड्स के थ्रू, यानी कुछ कोड्स में वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू वो क्या करती है, मैसेजिंग नेटवर्क है ये। तो हमने इसमें अभी शिफ्ट का क्यों रोल समझा, क्योंकि शिफ्ट जो है द एलओयू इज इशूड बाय पीएनबी टू द फॉरेन बैंक थ्रू शिफ्ट मैसेजेस। तो जो पीएनबी ने इशू किए थे एलओयू वो किसके थ्रू किए थे, शिफ्ट मैसेजेस के थ्रू ही किए थे। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शिफ्ट का मीनिंग समझाया है कि होता क्या है। तो चलिए आगे का केस समझते हैं। नॉर्मली द बैंक इशूइंग द एलओयू आस्क फॉर अ कैश मार्जिन यूजुअली 100%। इन दिस केस देयर वाज नो शेड्यूल्ड क्रेडिट लिमिट एंड नो मार्जिन वाज डिमांडेड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, मैं बताती हूँ। तो इन अ नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर अ नॉर्मल पर्सन कि जो बैंक जो एलओयू इशू करता है तो वो कैश मार्जिन के लिए बोलता है। यूजुअली वो 100% मार्जिन जो है बैंक्स को अपने पास रखती है। बट लेकिन नीरव मोदी के केस में क्या हुआ कि उन्होंने कोई शेड्यूल क्रेडिट लिमिट नहीं था और नो मार्जिन की डिमांड की गई उनसे, ठीक है। द एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एलओयू इशूड वर नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनबी कोर बैंकिंग सिस्टम। और साथ में जब ये एलओयू इशू किया गया नीरव मोदी को, तो कोई भी ऐसा जो रिकॉर्ड था वो नहीं मेंशन किया गया इन अ पीएनबी बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। यानी बैंकिंग सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन का कोई डिटेल मेंशन नहीं किया था पीएनबी के अपने मॉनिटर में, राइट। सो in PNB case, LOU had been issued by the branch official through SWIFT without the approval of the competent authorities and the necessary document of import. तो PNB के केस में क्या हुआ, LOU इशू किया गया ब्रांच ऑफिशियल्स के द्वारा विदाउट शिफ्ट, ठीक है, सॉरी शिफ्ट के थ्रू और विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एंड जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी होती है इंपोर्ट के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स के बिना ही उन्हें एलओयू इशू कर दिया गया। तो क्या होगा अब देखते हैं। पीएनबी फेलर्स टू इंटीग्रेट शिफ्ट एंड सीबीएस अलाउड स्टैंड अलोन मैसेजेस टू बी सेंट आउट विदाउट मैचिंग एंट्रीज इन द सीबीएस। तो यहाँ पे एक और चीज़ बात आई है, जो सीबीएस है उन्होंने अलाउड किया ऐसी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, स्टैंड अलोन मैसेजेस सेंड किए गए विदाउट मैचिंग एंट्रीज, क्योंकि कोई भी एंट्रीज मैच नहीं हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। विदाउट मैचिंग एंट्रीज उन ट्रांजैक्शंस को इन्होंने होने दिया। So, in under RBI guidelines, buyer credit are for import of gems should not exceed 90 days for the shipment date. In the case, however, they were rolled over repeatedly. तो क्या होता है कि अगर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब बाय क्रेडिट करता है इंपोर्ट जेम्स, तो वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विद द शिपमेंट डेट, यानी उसमें शिपमेंट की डेट्स के साथ 90 डेज होना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय क्रेडिट। पर लेकिन इस केस में ये रिपीटेडली हो रहा था बार बार,
ठीक है। नॉट नाउ नोइंग नीरव मोदी और हिज क्रेडिट हिस्ट्री, द ओवरसीज बैंक एक्सटेंड क्रेडिट बेस्ड इंटायरली ऑन PNB LOU. In case of a default, PNB will have to make good this amount to the overseas bank. Right? तो देखिए, बिना जाने नीरव मोदी के और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को ओवरसीज बैंक ने क्या किया, एक्सटेंड किया क्रेडिट बेस्ड इंटायरली, ठीक है, PNB के LOU के अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट किया। इन केस अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो PNB जो है वो क्या करेगी, मेक गुड दिस अमाउंट, वो अमाउंट पे बैक करेगी टू द ओवरसीज बैंक। तो यही LOU का केस होता है। ओवरसीज बैंक अपना पैसा रिमिट करते हैं यानी भेजते हैं इंडियन बैंक के नुस्रो अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने नीचे व्हाट इज़ नुस्रो अकाउंट मेंशन भी किया कि आखिर होता क्या है। तो बैंक्स मेंटेन फॉरेन करेंसी स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट विद देयर ओवरसीज ब्रांचेस, दिस आर कॉल्ड नुस्रो अकाउंट, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ कि नुस्रो अकाउंट होता क्या है। यानी जब कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है तो फॉरेन बैंक से पैसा डायरेक्टली बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी जो किसी दूसरे कंट्री के बैंक में होती है, ठीक है, जैसे हम नुस्रो अकाउंट कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑन द ड्यू डेट PNB शुड हैव रिमिटेड द फंड्स टू द ओवरसीज बैंक एंड रिकवर्ड द अमाउंट फ्रॉम नीरव मोदी। नॉर्मल कोर्स में ड्यू डेट पर PNB को ओवरसीज़ बैंक को फंड रिमिट यानी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था और फिर नीरव मोदी से वो अमाउंट रिकवर करना चाहिए था। तो ये क्राइटेरिया था। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द मनी वॉज नॉट पेड बैक बाय नीरव मोदी बाय रोलिंग ओवर द क्रेडिट ही हैड इंश्योर्ड दैट सब्सिक्वेंट LOU रीपेड द ड्यूज ऑन द अर्लियर LOU। तो आपको समझ आया कि सब क्या बना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो नीरव मोदी थे उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने क्या बैंक को कहा, उन्होंने ये इंश्योर किया बैंक्स को कि वो उन्होंने जो बाद में LOU जो ली है उससे वो पहले वाले जो LOU हैं उसके अमाउंट जो है वो रीपे कर देंगे। द स्कैम वेंट ऑन एंड ऑन फॉर अ शॉकिंग 7 years। 151 LOU वर इशूड इन 2017 अलोन। तो आप देख रहे हो डाटा, ये स्कैम ऐसे ही चलता रहा 7 साल तक। आप समझ रहे 7 years तक ये जो काम है वो चलता रहा और PNB ने कितने LOU इशू कर दिए, 151, ठीक है, जो कि एक सिर्फ 2017 में ओनली 1 year के अंदर उन्होंने 151 LOU इशू कर दिए। तो आप समझो कितना बड़ा स्कैम हुआ PNB के साथ ही। तो आइए जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ PNB स्कैम से। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट बॉडी नेफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू क्रैक डाउन ऑन बिग स्कैम एंड अवॉइड नीरव मोदी लाइक सिचुएशन इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करने का और बनाया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो कि ऐसे बिग स्कैम्स को अवॉइड करेंगे और जैसा नीरव मोदी का केस हुआ है वो सिचुएशन आगे क्रिएट ना हो फ्यूचर में। इसलिए टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ केसेस फर्स्ट इंस्टेंस क्राइम प्रोसीड्स वुड बी फिक्स्ड कलेक्टिवली एट मोर देन ₹100 crore। द कोर्ट कैन डिक्लेयर एन accused a fugitive offender if they fail to appear before it despite a warrant। ऐसे केसेस को ओवर क्राउडिंग करने से अवॉइड करने के लिए जो क्राइम केसेस थे उस पर फिक्स कलेक्टिवली चार्ज लगाया कि मोर देन 100 crore, ऐसे केसेस में मोर देन 100 crore चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, ये फिक्स कर दिया गया। और कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया अ फगिटिव ऑफेंडर इफ़ दे फेल टू अपीयर बिफोर डिस्पाइट अ वारंट, राइट। अ फगिटिव ऑफेंडर विल बी एक्यूज्ड हु has avoided criminal prosecutions, not appeared before a court, and who has left India despite summons issued in their names। तो जैसे मैंने ऊपर बताया फगिटिव ऑफेंडर, तो नीचे उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है।
तो फॉरगेटिव ऑफेंडर वो एक्यूज्ड होता है जो क्रिमिनल प्रोजेक्शन से बचने की कोशिश करता है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता है और इंडिया छोड़कर चला जाता है जबकि उसके नाम का समन्स इशू हो चुका होता है। ठीक है, तो ये था फॉरगेटिव ऑफेंडर का मीनिंग भी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। So, fugitive from justice. Businessman Nirav Modi and Mukul Choksi under investigation for allegedly defrauding state-run Punjab National Bank of rupees 12,636 crore and are the latest to join the ranks of fugitive economic offenders who had fled the country and have Interpol notices against them. तो ये सभी लोग जो हैं जिनकी बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, बिजनेसमैन नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है, पीएनबी स्कैम्स में, और साथ ही साथ जो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉडिंग जो अमाउंट है वो 12,636 करोड़, ठीक है, और लेटेस्ट ज्वाइन द रैंक्स। और ये फॉरगेटिव वाले जो क्राइटेरिया उसमें और लोग भी इन्वॉल्व ज्वाइन हुए, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंडर जो कि इंडिया से फ्लड हो गए, यानी उड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले गए, ठीक है, और बट लेकिन इनको नोटिस पहुंच चुकी हैं। अब देखते हैं क्या इनके बारे में, ठीक है। जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है ये नीरव मोदी की हैं और ये मेहुल चौकसी हैं जिन्होंने फ्रॉडलेंट कितनी एक्टिविटीज़ की थी 12,636 करोड़ का पीएनबी फ्रॉड, जो कि अभी कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है। सेकंड जो फ्रॉडलेंट जिन्हें कहते हैं फॉरगेटिव ऑफेंडर्स माना गया है वो है विजय माल्या, जिनका नाम आप जानते भी होंगे, ठीक है। 9,000 करोड़ का इनका है और चार्ज विथ मनी लॉन्ड्रिंग। इन्हें किसके अंदर वो इन्वॉल्व किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जो कि करेंटली अभी लंदन में है। आप जान रहे हो कि इंडिया से ऐसे वर्क करके फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करके और लंदन में बैठे हैं। नेक्स्ट है दीपक तलवा, इन्होंने 1,000 करोड़ का फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की एलिजिबली कंसील्ड इनकम, ठीक है, कंसील्ड इनकम्स में इनको फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। और ये अभी कहाँ पे हैं, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हैं साहब जी, ठीक है, इतने फ्रॉडलेंट केस करके। फोर्थ इमेज जो है वो संजय भंडारी की है, जिन्होंने 150 करोड़ का फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की और चार्ज किस चीज़ में, टैक्स इवेजन्स में, पोजेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और अभी ये कहाँ है वो उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। लास्ट जो है पिक्चर वो है ललित मोदी की, जिन्होंने 125 करोड़ की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की, ठीक है, चार्ज विथ सिपोनिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम बीसीसीआई। तो जो इनने फंड्स जो है वो बीसीसीआई से लिए थे, ठीक है, और अभी कहाँ है ये, लंदन में। तो आप देख रहे हो कि कैसे फॉरगेटिव ऑफेंडर्स हैं जो कि इंडिया में फ्रॉड करके बाहर देश में जाके बैठे हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या इनके बारे में समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को देख कर आपको क्या सीख मिल रही है और आप क्या समझना चाहते हैं, ठीक है। पीएनबी फ्रॉड से इक्विटी मार्केट्स और बाकी सब पे क्या इफेक्टिंग पड़ा, अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे। इन अ बाइंड द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन बायर्स क्रेडिट इज मेकिंग बिजनेस डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी हाई हो गया था बायर क्रेडिट के लिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल ट्रेडर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑन बायर्स क्रेडिट वॉज 20-25 BPS ओवर LIBOR, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है कि 20 से 25% तक हो गया था। पोस्ट द PNB स्कैम इंटरेस्ट रेट आर अराउंड 50-60 BPS ओवर LIBOR, ठीक है। तो ये LIBOR जो है वो एक मेजरमेंट टूल्स है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो पोस्ट PNB के बाद जो इंटरेस्ट रेट था वो अराउंड 50-60 BPS पे हो गया था। बायर्स क्रेडिट इंटरेस्ट आर लोवेस्ट अमंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बात की गई है।
Such a credit is availed typically by importers to manage cash flow. This credit facility is available for 90 days, 180 days and 1 year. तो इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो कितने डेज के लिए अवेलेबल है, या तो 90 डेज, 180 डेज या 1 ईयर में, ठीक है. बैंक डेट हैज़ इशूड LOU गारंटी बाय क्रेडिट इशूइंग बैंक टू पे बैक ऑन द ड्यू डेट, राइट. तो इस पिक्चर में आपको ये बताया गया है कि क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है. किस तरह से जो PNB का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर ये थे और कब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रिकैपिटलाइजेशन प्लान्स के बारे में. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10/24/2017 यानी कि 24 अक्टूबर 2017 की बात की गई है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो 5.4 पर था, ठीक है. यहाँ पे बताया गया जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था 2.11 ट्रिलियन रिकैप प्लान्स के बारे में. देन ये अप डाउन होते हुए यहाँ पहुँचा अराउंड 24 जनवरी 2018 यानी 1 ईयर के बाद गवर्नमेंट अनाउंस्ड फेज़ 1, ठीक है. फेज़ 1 की स्टार्टिंग हुई 88,139 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स एंड बजट एलोकेशंस, राइट. यहाँ पे बजट एलोकेशंस हुआ अराउंड 88,139 करोड़ का. नाउ उसके बाद क्या हुआ, 2/14/2018 यानी कि 14 फरवरी 2018 में अनाउंस क्या हुआ, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़. तो आप देख रहे हो कि मार्केट रिकैपिटलाइजेशन कैसी हुई. पहले 2.11 ट्रिलियन का रिकैप प्लान हुआ जिसमें से 88,139 करोड़ जो है एलोकेट भी कर दिया गया, बट लेकिन आखिरी में जाके क्या हुआ, 11,400 करोड़ का फ्रॉड हुआ, ठीक है. तो आप देख रहे हो डाटा को किस तरह अप डाउन और किस तरह अनाउंस होने के रिकैपिटलाइजेशन प्लान्स बनाए गवर्नमेंट्स ने. So in wake up of PNB scam, Goldman Sachs slashes India gross domestic product forecast from 8% to 7.6%. ठीक, तो क्या बताया गया, जो इंडिया का GDP था वो फोरकास्ट किया जो कि 8% से डाउन हो गया 7.6% हो गया. So paying back amount due by March 31, 2018 6,000 करोड़ अगेंस्ट LOU इशूड बाय PNB. तो PNB को ये मार्च 2018 तक ये ड्यू अमाउंट जो थे पे बैक करने थे अराउंड 6,000 करोड़ का था, ठीक है. PNB has sought RBI approval to amortize the provision across 4 quarters. Right, it has sought guidance from the government on the framework under which payment can be made, ठीक है. तो गवर्नमेंट के अंडर में फ्रेमवर्क के रह के उन सभी पेमेंट्स को किया PNB ने. लेंडर सेड नो टू इंडेमनिटी बॉन्ड एज इट विल रिक्वायर प्रोविजनिंग. सो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या था इस स्कैम्स के अंदर. तो अभी भी आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये स्कैम्स को रोका जा सकता था, ठीक है. क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इतने ह्यूज अमाउंट्स का, ठीक है, फ्रॉड हुआ, तो क्या इन चीज़ों को रोकना चाहिए था, क्या रुक सकता था ये. तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये रुक सकता था ऐसा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़. तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं इससे रिलेटेड आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है. तो हम जानते हैं कि क्या इस स्कैम्स को रोका जा सकता था. तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आता होगा कि वाई ऑडिटर्स फेल टू डिटेक्ट द PNB फ्रॉड, राइट. कि क्या, क्यों, कैसे जो ऑडिटर्स थे वो फेल हो गई डिटेक्ट करने में PNB के फ्रॉड्स को. तो फॉर PNB its integral CBS core banking system was not integrated with international messaging system operated by SWIFT. Therefore the audit team missed the massive 13,000 crore fraud
What about the statutory audit? A statutory audit is conducted to ensure that the financial of the company bank are in order. So why was the statutory audit not be able to detect the fraud? So जो PNB का जो इंटरनल CBS सिस्टम था वो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम यानी शिफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं था, जिसकी वजह से जो ऑडिट टीम थी वो इस फ्रॉडलेंट यानी 13,000 करोड़ की जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ उसे डिटेक्ट नहीं कर पाई. सो व्हाट अबाउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या थी? तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड, ये कब कंडक्टेड की जाती है? तो इंश्योर फाइनेंशियल एंड द कंपनी इन ऑर्डर, यानी कि जो फाइनेंशियल से जो कंपनी यानी बैंक जो वो ऑर्डर्स में है या नहीं. सो व्हाई वाज द स्टैट्यूटरी ऑडिट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो थी वो क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाई इस फ्रॉड को? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके मन में आएगा, तो मैनी PSU बैंक्स लाइक PNB डू नॉट अपॉइंट ऑडिटर्स इन अ प्रॉपर वे. आपके मन में आता होगा कि भाई ये जो PSU बैंक्स है क्या, जैसे PNB है, तो क्या ये अच्छे से अपॉइंट नहीं करते ऑडिटर्स को? तो PSU बैंक्स फॉलो एशियंट मेथड्स ऑफ अपॉइंटिंग ऑडिटर्स. PSU बैंक्स हैव 100 ऑफ ऑडिटर्स कंपेयर टू जस्ट अ कपल ऑफ ऑडिटर्स फॉर प्राइवेट बैंक्स. Do you think the bank management had time to go through all these reports? Many of them were of bad quality. तो आपको आंसर भी मिल रहे हैं इन क्वेश्चंस के, जो आपके, मैं सोच रही हूँ कि आपके माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग्स में आपके लिए बना के लाई हूँ. अगर आपके माइंड में और भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. ठीक है. तो जो PSU बैंक्स है वो काफ़ी पुराने मेथड्स को अपॉइंट करती है ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए. ठीक है. PSU बैंक्स जो है उनके पास 100 ऑडिटर्स है, पर लेकिन जस्ट कंपेयर टू सिर्फ 2, यानी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे सिर्फ 2 ऑडिटर्स रहते हैं कंपेयर टू जस्ट. ठीक है. तो आप भी सोचते होंगे जो ये बैंक मैनेजमेंट है ये टाइम के साथ रिपोर्ट्स फिर क्यों नहीं लेते? ठीक है. जो कि बता रहे हैं कि काफ़ी बैड क्वालिटी थी. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि PNB डिड नॉट फॉलो इट्स ओन रूल्स. कि PNB जो अपने खुद के रूल्स फॉलो नहीं करती है. राइट. गोकुलनाथ शेट्टी issued a 365-day letter of undertaking that allowed Nirav Modi companies to get money from other banks. Gokulnath Shetty was allowed to continue at the same bank branch and handle the same assignment for several years. जो गोकुलनाथ शेट्टी उन्होंने इशू किए 365 डेज का LOU. ठीक है. जो अलाउ करता था कि जो नीरव मोदी कंपनीज जो है वो क्या करेंगी कि मनी वापस मिल जाएंगे अदर दूसरे बैंक से. ठीक है. तो गोकुलनाथ शेट्टी जो है उन्होंने अलाउड किया कंटिन्यू सेम बैंक ब्रांच से, हैंडल द सेम असाइनमेंट ऑफ सेवरल ईयर, और यही चीज़ें कई सालों तक चलती रही. तो अकॉर्डिंग टू PNB रूल्स अ स्केल 1 ऑफिसर मस्ट बी शिफ्टेड टू अनदर ब्रांच एटलीस्ट वंस इन 3 years. सो PNB डिड नॉट फॉलो इट्स ओन रूल्स. तो PNB के रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक ऑफिसर है वो शिफ्ट किया जाएगा दूसरे ब्रांच में एटलीस्ट वंस इन 3 year, 3 साल में. बट लेकिन PNB ने अपने ही खुद के रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि जो गोकुलनाथ शेट्टी है, आप इसे समझिए, गोकुलनाथ शेट्टी जो वो एम्प्लॉय है. ठीक है. जूनियर एम्प्लॉय. उनका खुद का रूल है कि वो जो शिफ्ट करते हैं ऑफिसर को 3 years में करते हैं, 3 साल में उनकी शिफ्टिंग हो जाती है दूसरे ब्रांच में किसी भी ऑफिसर की. बट लेकिन यहाँ पे तो कई सालों तक चलता रहा ये केस. उन्होंने अपने खुद के रूल्स फॉलो नहीं किए PNB ने. तो कहीं ना कहीं इस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स का भी देखा जा रहा है टाइम. ठीक है. इट्स टाइम टू फॉर इंट्रोस्पेक्शन. मोस्ट इंडियन बैंक्स अपीयर टू हैव रिमेन्ड रिगार्ड्स वाइल ग्लोबल बैंक्स टाइटेंड सुपरविजन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पोस्ट इन द 2008 क्राइसिस. ठीक है. तो ये जो टाइम है वो इंट्रोस्पेक्शंस का है. इंडियन के बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इस हालात में देखे गए हैं. ग्लोबल बैंक्स आर टाइड एंड सुपरविजन. ठीक है. और जो 2008 में क्राइसिस हुए थे उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो आप मुझे बताइएगा कि 2008 में ऐसा कौन सा क्राइसिस हुआ था. देखते हैं आपको कितनी फाइनेंशियल नॉलेज है. राइट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है डाउट्स आर बीइंग रेज्ड एज to how PNB official continue to issue LOU in favor of Nirav Modi for 7 years without attracting management supervision. तो ये डाउट आ रहा है कि भाई किस तरह PNB ऑफिशियल ने LOU इशू किया इन द फेवर ऑफ नीरव मोदी, और वो भी 7 साल तक विदाउट एनी कोई मैनेजमेंट सुपरविजन. नेक्स्ट, बैंक इंटरनल कंट्रोल नीड्स टू बी स्ट्रिक्टेंड. फ्रॉड प्रोटेक्शन इज इसेंशियली अ ड्यूटी ऑफ अ बैंक से एक्सपर्ट. जो बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स थे
वो क्या ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेंथ होने चाहिए थे कि फ्रॉडलेंट प्रोटेक्शंस को, जो बैंक की ड्यूटी थी उसको एसेंशियली प्रोटेक्ट करने की, यानी कि जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ थी उन चीज़ों को बैंक को पकड़ना चाहिए था, ठीक है, उन चीज़ों को बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, जो कि एक्सपर्ट ने कहा। बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनेशनल बैंक रिक्वायर देयर ऑफिसर टू गो ऑन वैकेशन when peer review is conducted, right? Indian banks have not adopted such practices yet, but Indian bank ऐसा कुछ भी practices adopt नहीं करते। सो इस केस से, इस स्कैम से हमें क्या लेसन्स मिला, इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक मैनेजमेंट शुड फर्स्ट डिज़ाइन देयर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट मैच देयर डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क। बैंक नीड टू बेटर मैनेज देयर ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो जो बैंक है सबसे पहले उन्हें अपना खुद का एक रिस्क मैनेजमेंट जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। उनमें उनका खुद का डिज़ायर्ड जो लेवल है कि वो कितने कैपेबल हैं एक लोन प्रोवाइड करने के लिए, वो लेवल डिसाइड होने के बाद ही वो किसी को जो है कोई भी लोन या कोई भी क्रेडिट दे, ठीक है। इससे क्या उनका मैनेज होगा, कोई भी क्रेडिट रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मार्केट रिस्क भी उनका कम हो जाएगा, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, और साथ में ऑपरेशनल रिस्क भी हो जाएगा मैनेज। Beyond the banks, various agencies also need to improvise on their attitudes, skills, and knowledge of the banking business. Internal as well as statutory auditors must be capable and willing to raise a flag on any inadequate process being followed by a bank. तो इसमें ये बताया गया है कि जो बैंक्स ही नहीं और भी वेरियस एजेंसीज हैं उन्हें भी ज़रूरत है इम्प्रोवाइज करने के लिए, अपने एटीट्यूड्स, अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, नॉलेज को, ठीक है, ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। इंटरनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी, यानी इंटरनल के साथ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को भी, ऑडिटर्स को भी कैपेबल होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो ऐसे ही कोई इनएडिक्वेट प्रोसेस को बैंक में या किसी कहीं जो हो रही हो उसे इन्वेस्टिगेट और प्रोटेक्ट बता सके आगे, यानी सामने ला सके उस केस को। RBI should also closely look at the banks on some of the points listed in the corporate governance report submitted by the Kotak Committee of the Security Exchange Board of India. तो RBI को खुद भी क्लोजली चेक करना चाहिए था, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट बैंक्स से बात भी करनी चाहिए था कुछ भी, ठीक है, ऐसा कोई ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती है तो, ठीक है, और साथ में कुछ पॉइंट लिस्टेड होने चाहिए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टेड जो कि कोटक कमेटी के द्वारा सबमिटेड कराए गए थे सेबी में, उन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज रखनी चाहिए थी। So privatization of PSU bank seems to be a viable solution, but to think that privatization is the answer to misbehavior in banking in sheer delusion. ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है कि PSU बैंक्स को हम प्राइवेटाइजेशन कर दे तो क्या ये वाइबल सॉल्यूशन है? लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो आंसर सही है? मिसबिहेवियर जो इस तरह हो रही बैंकिंग सेक्टर्स में कि हम सभी PSU बैंक्स को प्राइवेटाइज्ड कर दें तो ये एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, क्या ये सही आंसर है? नहीं है, नॉट अ वाइबल सोल्यूशन। The Ministry of Corporate Affairs must review the reporting disclosure standard of corporates including banks, but rather than blindly increasing the number of compliances required, the MCA must holistically review the disclosure and compliance framework to make it intelligent and effective. जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनको भी ज़रूरी है कि रिव्यू करें, रिपोर्टिंग को डिस्क्लोजर्स करें स्टैंड ऑफ कॉर्पोरेट्स बैंक के साथ, ठीक है, बट रेदर देन ब्लाइंडली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंप्लायंस। ये नहीं कि सिर्फ अंधों की तरह आप देखते हैं नंबर ऑफ कंप्लायंसेस इंक्रीज करते जा रहे हो, नो, MCA मस्ट होलिस्टिकली रिव्यू ओके एंड डिस्क्लोजर द कंप्लायंस फ्रेमवर्क ताकि वो अच्छा सा इंटेलिजेंट इफेक्टिव जो है डिसीजन ले सके। इफ़ इंडिया एस्पिरेशन फॉर बिकमिंग अ ग्लोबल प्लेयर इन द बिजनेस वर्ल्ड आर टू बी रियलाइज्ड, इट्स बैंकिंग सिस्टम मस्ट मेक अ लीप टू मोर रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बेटर इंटरनल कंट्रोल्स। तो आई होप you learned so much thing right in this scam, so thank you for watching this video। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारी नॉलेज गेन की होगी इस वीडियो से कि किस तरह ये PNB का स्कैम हुआ, क्या इम्पैक्ट बना मार्केट पे और क्या क्या
जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड, और क्या आपके मन में क्वेश्चंस अराइज हुए इनसे रिलेटेड। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं माइंड में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसके ज़रूर आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही स्कैम्स और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, समायरा नॉलेज हब को, ठीक है। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी अच्छे और भी फाइनेंशियल रिलेटेड स्कैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसके ज़रूर आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन कितना अच्छे से आंसर बता पाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।